नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। यानी मित्रों, हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है उसमें आज हम जो रीति मुक्त काव्य धारा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अपने पाठशाला चैनल पर मैंने सभी जो काल है यानी हिंदी साहित्य के जो भी काल हैं उनके सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कर्मानुसार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में अध्ययन कर सकते हो। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। रीतिकालीन कवियों को तीन श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? यानी रीतिकालीन कवियों को तीन श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनको तीन वर्गों में विभक्त किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीतिकालीन कवियों की तीन श्रेणियां कौन सी है? यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकालीन कवियों की जो तीन श्रेणियां बनाई गई तो वो तीन श्रेणियां कौन सी है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तीन श्रेणियां बनाई, जिसमें एक तो रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को या रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दो भागों में। और मित्रों, ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो बद्ध रीति और एक तो मुक्त रीति। अगला प्रश्न। रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, उन्हें कहा जाता है। यानी रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं किया, वरन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से वे पूर्णतः मुक्त रहे, उन कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त कवि। यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहे गए, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य कवि थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन किया ही नहीं, वे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न। प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मित्रों याद रखिएगा कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आप जो भी रीति मुक्त कवि है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहले कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। यानी ये जो पांच कवि है ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। अगला प्रश्न। रीति मुक्त कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते, अपितु कविता को मानते हैं। यानी रीति मुक्त जो कवि है वो कविता को धन कमाने या यश प्राप्त करने का साधन नहीं मानते, बल्कि वे कविता को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साध्य। अगला प्रश्न।
किसके अनुसार कविता के निर्माण की नहीं, कविता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कही है। यानी किसके अनुसार कविता को कविता के निर्माण की नहीं बल्कि कविताओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। यानी घनानंद का मानना है कि जो कविता है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी कविताओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। और मित्रों, इससे संबंधित घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग है लागी कविता बनावत, कि लोग है लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। यानी घनानंद ने कहा है कि लोग कविता बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपनी कविता, यानी मैं तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो वजूद है, उसकी कविता बना रहा हूं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व क्रीड़ा परक न होकर कैसा है? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वह वासना जन्य एवं क्रीड़ा परक नहीं होकर कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकनिष्ठ एवं सीधा। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, जिसमें छल कपट किसी प्रकार की भावना का समावेश नहीं है। और इससे संबंधित भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयापन बांक नहीं। यानी अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयापन बांक नहीं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यानी रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर किसकी ओर उन्मुख होता गया? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था, और लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर वह किसकी ओर उन्मुख होता गया? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरोन्मुख। मित्रों, याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था पहले वो व्यक्तिगत प्रेम था, और धीरे धीरे वही व्यक्तिगत प्रेम फिर ईश्वरोन्मुख यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो प्रेम है उनकी प्रेमिका सुजान से शुरू होकर फिर अंत में जब वो वृंदावन में गए और वहाँ जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो उनका द्वारा जो सुजान शब्द है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता गया, और अंत में उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों, जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण और उनका पूरा परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के फिर से अलग अलग कवि का अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आलम्ब, यानी जो रीति मुक्त कवि है आलम। मित्रों, याद रखिएगा कि विक्रम संवत 1740 से 1760 तक इनका कविता काल माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं होती। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो 1740 से 1760 ये विक्रम संवत है, ये इनका कविता काल रहा। और आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है आलम केली।
बात करें आज के अगले प्रश्न की, घनानंद यानी रीतिमुक्त काव्यधारा के दूसरे कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और मित्रों, रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं, यानी रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो घनानंद। और अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो कृपा कंद, सुजान हित, कोक सागर, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें रीति मुक्त काव्यधारा के तीसरे कवि की, तो तीसरे कवि का नाम है बोधा। और मित्रों, इनका जन्म 1747 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु के संबंध में इनकी किसी प्रकार की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती। और अगर आपको बोधा के मृत्यु के संबंधित कोई तिथि प्राप्त होती है तो या याद है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मित्रों, बोधा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोधा के द्वारा प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई उनके यानी उनकी दो रचनाएं प्रमुख है, विरह वारिश और इश्कनामा। अगला प्रश्न, ठाकुर यानी रीतिमुक्त काव्यधारा के चौथे जो कवि है उनका नाम है ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी व मृत्यु 1823 ईस्वी को हुई। और मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ठाकुर की भी प्रमुख रचनाएं दो ही मानी जाती है, एक ठाकुर टशक और दूसरा ठाकुर शतक। बात करें अगले कवि की, और रीति मुक्त काव्यधारा के सब यानी अंतिम जो कवि है उनका नाम है द्विज देव। मित्रों, याद रखिएगा कि द्विज देव का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी को हुई। और द्विज देव रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा, यानी द्विज देव की जो भी रचनाएं हो सारी की सारी श्रृंगार बत्तिका, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, यानी रीति मुक्त काव्यधारा की। अब अगले प्रश्न में हम रीति मुक्त काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो आत्मपरक शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो विरह, पीड़ा, वेदना वगैरह की तीव्र अनुभूति का ईमानदारी से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्राचीन परंपरा का त्याग, यानी जो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि है उन्होंने जो प्राचीन काव्य परंपरा थी उसका त्याग किया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो समवर्ती जीवन से प्रेरणा, यानी समवर्ती जीवन से प्रेरणा। अगली प्रवृत्ति है रहस्यात्मकता का पुट। अगली प्रवृत्ति का बात करें तो कल्पना की प्रमुखता। अगला भाव प्रधानता। अगली प्रवृत्ति है मार्मिकता पर ध्यान। और मित्रों, अब अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अलंकारिकता का खंडन। और मित्रों, सबसे अंतिम प्रवृत्ति की बात करें और सबसे प्रमुख स्वच्छंदता। और स्वच्छंदता ही रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। और अब बात करें अगले प्रश्न की, रीति मुक्त कवियों के काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। ये बात आप याद रखिएगा कि रीति मुक्त जो कवि है इन्होंने यानी रीति मुक्त कवियों ने काव्य शास्त्र के जो नियम थे रस छंद अलंकार से संबंधित उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते थे। और मित्रों, रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में ये बातें देखने को मिलती है। और मित्रों, रीति मुक्त काव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिएगा। इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है, यानी जितने भी रीति मुक्त कवि हैं उनके जो प्रेम वर्णन में वियोग यानी संयोग की जगह वियोग की प्रधानता मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात करें तो इनके प्रेम में शुद्ध शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। अगली तथ्य की बात करें तो इनका प्रेम एकनिष्ठ व सीधा सरल है।
बात करें आज के अगले तथ्य की, इनके काव्य में दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे विरक्तिपूर्ण उपमानों का प्रयोग हुआ है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें तो इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। और मित्रों, अगली विशेषता की बात करें तो इनके काव्य में मार्मिकता पर ध्यान दिया गया है। और अगली जो विशेषता है रीति मुक्त काव्य धारा की, इनके काव्य में कल्पना की प्रमुखता है। कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? कवि यानी रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1595 ईस्वी को बसवा ग्राम ग्वालियर में। और मित्रों, बिहारी के निधन की बात करें तो इनका निधन 1663 ईस्वी में हुआ था। और इनके विषय में यानी उनके जीवन जन्म के विषय में भी और प्रमुख स्थानों के विषय में उन्होंने लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल, और तरुणाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। कि इन्होंने कहा है कि मेरा जन्म तो ग्वालियर में हुआ और बुंदेलखंड में मेरा बचपन बीता, और जब मैं युवा मेरी जो जवानी है, मेरी जो युवावस्था है, वो मेरे घर में जहाँ पर मेरा निवास स्थान है वहाँ पर हुई, और मथुरा बसे ससुराल, और मथुरा में मेरा ससुराल रहा। तो मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कवि बिहारी के पिता का नाम क्या था? कवि बिहारी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा केशव राय। मित्रों, याद रखिएगा, ये केशव राय अलग हैं और रीतिकालीन जो प्रसिद्ध कवि थे केशवदास, वो अलग हैं। तो कवि बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, जो निम्बार्क संप्रदाय के नरहरि दास के शिष्य थे। अगला प्रश्न, कितने वर्ष की अवस्था में बिहारी को उनके पिता ने ओरछा नरेश के यहाँ भेज दिया था? यानी बिहारी कितने वर्ष की अवस्था में ही ओरछा नरेश के दरबार में पहुंच गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 8 वर्ष की अवस्था में। और मित्रों, याद रखिएगा कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि केशवदास भी ओरछा नरेश के यहाँ रहते थे। कि जब 8 वर्ष की अवस्था में बिहारी ओरछा नरेश के दरबार में आए, तब वहाँ पर रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि है केशवदास, वो भी यहाँ पर ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, बिहारी के काव्य गुरु तथा आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कि बिहारी के काव्य गुरु कौन है तथा इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा, काव्य गुरु की बात करें तो केशवदास, और इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, बिहारी की लोकप्रियता का आधार क्या रहा? बिहारी की लोकप्रियता का आधार क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। और मित्रों, याद रखिएगा, कवि बिहारी द्वारा बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तक श्रेणी का काव्य। और मित्रों, याद रखिएगा कि बिहारी सतसई की जो भाषा है वो परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, यानी शुद्ध रूप से ब्रज भाषा में ये रचित है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे एवं सोरठे हैं? यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी सतसई पर टीका लिखी बिहारी रत्नाकर नाम से, तो उसमें उन्होंने कितने दोहे माने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 713 दोहे, जिसमें 600 दोहे श्रृंगारिक हैं तथा शेष भक्ति, नीति व प्रशस्ति परक दोहे हैं। मित्रों, याद रखिएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 मानी है। और बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, तो कुछ आलोचक बिहारी सतसई में 713 दोहे एवं 6 सोरठे, उन्हें मिलाकर के 719 इनकी संख्या मानते हैं। यानी कुछ विद्वान बिहारी सतसई में दोहों की संख्या, यानी इनके पदों की संख्या 719 मानते हैं, जिसमें 713 तो दोहे और 6 सोरठे हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की,
रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? यानी रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीकाएं किस पर लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई पर। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी सतसई के विषय में महत्वपूर्ण पंक्ति भी लिखी हुई है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे तो घाव करे गंभीर। यानी बिहारी जो सतसई है वो गागर में सागर भरने वाली रचना है। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह पंक्ति किसकी है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण कवि। और मित्रों याद रखिएगा कि कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर टीकाएं किस छंद में लिखी है? कि कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी है वह किस छंद में है? तो इसका सही उत्तर होगा सवैया छंद में। और मित्रों याद रखिएगा कि कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी है वो 1719 ईस्वी में लिखी है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर दूसरी टीका किसने लिखी? यानी पहली टीका तो कृष्ण कवि ने लिखी, तो बिहारी सतसई पर दूसरी टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा विजयगढ़ के मान कवि या मान सिंह ने। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी है? बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों यहाँ पर बिहारी सतसई पर जितनी टीकाएं लिखी गई है उनके लिखने वाले उन दोनों के नाम यहाँ दिए गए हैं। तो आप इनके नाम और टीकाओं के नाम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कूट भाषा का प्रश्न बनता है। तो अमर चंद्रिका यानी बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा सुरती मिश्र ने। लाल चंद्रिका यानी बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो लल्लू लाल ने। अगला प्रश्न कि बिहार बोधिनी यानी बिहारी सतसई पर बिहार बोधिनी नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन यानी बिहारी बोधिनी। और मित्रों अगली टीकाओं की बात करें तो बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई पर टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी जो रत्नाकर टीका है यही आपके स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम में दी गई है। अगली टीका की बात करें तो फिरंगी सतसई और बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी? तो आनंदी लाल शर्मा जोशी ने। अगला प्रश्न, गुलदस्त ए बिहारी नाम से टीका किसने लिखी? यानी बिहारी सतसई पर गुलदस्त ए बिहारी नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा देवी प्रसाद प्रीतम ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आनंदी लाल शर्मा जोशी ने फिरंगी सतसई किस भाषा में लिखी है? आनंदी लाल शर्मा जोशी ने फिरंगी सतसई किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी भाषा में। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका को सबसे प्रमाणिक किसने माना है? यानी बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका को सबसे प्रमाणिक टीका कौन सी है? मित्रों यानी बिहारी सतसई पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई उन टीकाओं में से सबसे प्रमाणिक टीका कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी रत्नाकर। और बिहारी रत्नाकर की रचना की बात करें तो इसकी रचना 1926 ईस्वी में हुई और 26 में ये प्रकाशित हो गई थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की।
बिहारी सतसई के समकक्ष यूरोप में कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है कि बिहारी सतसई के समकक्ष यूरोप में कोई भी रचना नहीं है? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गिरियर्सन। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बिहारी को रीतिकाल का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि किसने माना है? बिहारी को रीतिकाल का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा के समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है? यानी जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा के समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? यानी बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान है, जिधर से तोड़िए मीठी लगेगी। यह कथन किसका है कि बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान है, जिधर से तोड़िए मीठी लगेगी। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने। मित्रों याद रखिएगा, सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, कवि के रूप में बिहारी हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। यह कथन किसका है? यानी कवि के रूप में बिहारी हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनके द्वारा लिखी गई सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी को रीतिबद्ध कवि मानते हैं, यानी डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को रीतिबद्ध कवि मानते हैं। अगला प्रश्न, बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन ने। और मित्रों याद रखिएगा कि लाला भगवान दीन ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बिहारी को चौथा स्थान दिया है। अगला प्रश्न, कवि बिहारी को लेकर लेखकों ने कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं? यानी कवि बिहारी को लेकर लेखकों ने कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ये बिहारी के ऊपर मुख्य रूप से जो 4 आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें बिहारी सतसई की भूमिका नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा पद्म सिंह शर्मा ने। और देव और बिहारी नाम से किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। अगली रचना है बिहारी और देव। इसकी रचना लाला भगवान दीन ने की। और बिहारी के ऊपर बिहारी की वाग विभूति नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्रे। और मित्रों ज़्यादा दिक्कत आ सकती है देव और बिहारी, बिहारी और देव, तो आप यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें से इसके रचनाकार कौन है। तो देव और बिहारी यानी जिसके अंत में बिहारी आ रहा है वो हो जाएगा कृष्ण बिहारी, और बाकी बिहारी पहले हैं उसमें आप लाला भगवान दीन लिख सकते हो। बात करें आज के अगले प्रश्न की। देव बड़े की बिहारी
को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता कौन है? कि देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। और मित्रों याद रखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। अगला प्रश्न, कवि बिहारी को रीति सिद्ध कवि किसने माना है? कवि बिहारी को रीति सिद्ध कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों याद रखिएगा कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजन करने का कार्य भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी को रीति सिद्ध कवि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बिहारी के संदर्भ में कहे गए प्रमुख कथन निम्न है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को लेकर के जो जो कथन कहे, अब हम उन कथनों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कथन, बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। अगर ये पंक्ति देकर आपसे पूछा जाए कि यह पंक्ति किसने कही कि बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है, तो इस कथन को कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगले कथन की हम चर्चा करें तो बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। और ये पंक्ति तो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले कथन की बात करें तो बिहारी की रस व्यंजना पूर्ण रूप वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगले कथन की बात करें तो श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ है, उतना और किसी का नहीं। एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और मित्रों अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न। तो बिहारी सतसई के महत्वपूर्ण पद व उन पदों में कौन से अलंकार हैं? मित्रों वैसे तो इनके बहुत से पद हैं, लेकिन मैंने 5-7 पद ही लिए हैं। मन मथ नेजा नोकशी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा उपमा अलंकार। टूटी लाज की लाव, टूटी लाज की लाव, ये पंक्ति किसकी है? तो कवि बिहारी की। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। मित्रों जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ रूपक और ये रूपक अलंकार, यानी जहाँ पर उपमेय व उपमान में भेद होने के बावजूद भी इनको एक रूप कहा जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, मेरी बव भादा हरो राधा नागरी सोई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी। और रीति मुक्त कवियों में कौन से कवि ब्राह्मण जाति से थे? यानी रीति मुक्त कवियों में कौन से कवि ब्राह्मण जाति से थे? तो इसका सही उत्तर होगा आलम। मित्रों याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों में, यानी रीति मुक्त कवि आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विज देव, इनमें से कौन से कवि ब्राह्मण जाति से थे? आलम। और इन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी करने के कारण इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। और मित्रों याद रखिएगा कि आलम का मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम लालमणि त्रिपाठी था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कवि आलम का कविता काल क्या माना जाता है? कवि आलम का कविता काल क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1740 से लेकर विक्रम संवत 1760। अगला प्रश्न, कवि आलम ने किससे विवाह किया था? कवि आलम ने किससे विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेख रंगरेजिन से।
और मित्रों याद रखिएगा कि शेख से विवाह करने के लिए इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। मित्रों याद रखिएगा कि शेख रंगरेजिन यानी कपड़ों पर जो रंग चढ़ाने का कार्य करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो ये उस समाज से थी और उसका नाम था शेख। और शेख से विवाह करने के लिए इन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आलम और शेख रंगरेजिन के पुत्र का नाम क्या था? आलम और शेख रंगरेजिन के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा जहान। मित्रों याद रखिएगा कि एक बार मुअज्जम ने इनसे पूछा था कि आप जहां आलम की पत्नी हो क्या? तो उन्होंने कहा था कि जहां पना मैं जहान की माँ हूं। तो जहान इनके पुत्र का नाम था। बात करें अगले प्रश्न की। कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन, कि कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन, आलम के इस दोहे को किसने पूरा किया था? यानी आलम के द्वारा रचित ये अधूरा दोहा जिसे किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेख रंगरेजिन ने। मित्रों याद रखिएगा कि शेख रंगरेजिन भी एक अच्छी कविता करती थी। आलम और शेख प्रेम कथा के बारे में कहा जाता है कि आलम ने शेख को अपनी पगड़ी रंगने को दी थी और उस पगड़ी में एक कागज का टुकड़ा बंधा था जिस पर आलम कवि का एक अधूरा काव्य छंद था। और वह छंद कौन सा था? कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन। और मित्रों याद रखिएगा कि इस दोहे को पूरा करने का कार्य शेख रंगरेजिन ने किया था। इस दोहे की अधूरी पंक्ति को आलम के बाद में पूरा करने की इच्छा से संभवतः पगड़ी में बांधा होगा और रंगरेजिन शेख ने पगड़ी रंगते समय इस कागज को देखा और दोहा पूरा कर उसी में वापस बांध दिया था। और वो दोहा की आगे की जो पंक्ति थी वो कौन सी थी? कि कटी को कंचन काटी के, कि कटी को कंचन काटी के कूचन मध्य धरी दीन। ये पंक्ति यानी ये दोहे की जो अंतिम पंक्ति है ये शेख रंगरेजिन ने लिखी थी। और मित्रों आलम ने इस दोहे की पूर्ति देखा तो शेख के घर पहुंचकर उसे पुरस्कृत किया और यहीं से आलम और शेख रंगरेजिन की प्रेम कहानी शुरू होती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कवि आलम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कवि आलम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आलम केली, माधवानंद काम कंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही। यानी ये जो चार रचनाएं ये आलम की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक काव्य वाक्य में भरा पड़ा है। यह किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आलम के लिए। मित्रों अगर ये पंक्ति देकर के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखिएगा कि इश्क का दर्द या प्रेम की पीर, अगर एक एक वाक्य में ये वाला शब्द आप याद रखिएगा तो इसका सही उत्तर होगा आलम। और मित्रों याद रखिएगा कि यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। यानी प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न। विषाद, वेदना और पीड़ा के कारण आलम का काव्य किस पद्धति की ओर झुका हुआ है? विषाद, वेदना और पीड़ा के कारण आलम का काव्य किस पद्धति की ओर झुका हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी की प्रेम पद्धति की ओर। अगला प्रश्न। नैननी में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे। नैननी में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि आलम की। अगला प्रश्न।
जा थल कीने विहार अनेकन ता थल कांकरी बैठी चुन्यो करे। यानी जा थल कीने विहार अनेकन ता थल कांकरी बैठी चुन्यो करे, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आलम की। अगला प्रश्न, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जगी उमगता है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आलम की। और मित्रों, यह आलम की प्रसिद्ध रचना आलम केली से ली गई है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम किसके आश्रय में रहते थे? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम किसके आश्रय में रहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में, मित्रों ये ब्रिज हो गया है, ब्रज भाषा में कव्वाली का आरंभ किसने किया था? यानी ब्रज भाषा में कव्वाली का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कवि आलम ने। अगला प्रश्न, आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगला प्रश्न, इनकी प्रेम अनुभूति व्यक्तिगत है, अतः अब वह मार्मिक एवं सत्य प्रतीत होती है, यह पंक्ति किसकी है? यानी इनकी प्रेम अनुभूति व्यक्तिगत है, अतः अब वह मार्मिक व सत्य प्रतीत होती है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र की आलम के प्रति। अगला प्रश्न, संयोग हो या वियोग कवि विषाद मग्न रहता है। संयोग हो या वियोग कवि विषाद मग्न रहता है, आलम वियोग में थके से जीवन का दांव हारे से लगते हैं, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। और मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे आलम की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। यानी कवि आलम की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के विषय में हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले माधवानंद कामकंदला, यानी माधवानंद कामकंदला जो रचना है आलम की, तो मित्रों इस रचना में दोहा चौपाई शैली में रचित है। सबसे पहली बात तो ये कि माधवानंद कामकंदला जो रचना है ये किस शैली में रचित है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगली विशेषता की बात करें तो 5 अर्दाली के बाद एक दोहा या सोरठा इस रचना में लिखा गया है। यानी ये जो रचना है माधवानंद कामकंदला, इसमें 5 अर्दाली के बाद या तो एक सोरठा आपको मिलेगा या फिर एक दोहा। और मित्रों, माधवानंद कामकंदला में अकबर ने टोडरमल का उल्लेख इस रचना में मिलता है। यानी अकबर के समय जो टोडरमल था उसका उल्लेख इस रचना में प्राप्त होता है। अगली रचना की बात करें तो श्याम स्नेही, और श्याम स्नेही जो रचना है ये आलम द्वारा रचित द्वितीय प्रबंध काव्य है। मित्रों, श्याम स्नेही आलम के द्वारा रचित द्वितीय प्रबंध काव्य है और कृष्ण रुक्मणी विवाह पर आधारित है। यानी जो श्याम स्नेही, इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है। और मित्रों, प्रारंभ में शिव पार्वती व गणेश की वंदना की गई है। और प्रारंभ में, इस रचना के प्रारंभ में शिव पार्वती व गणेश की वंदना की गई है। और मित्रों याद रखिएगा कि श्याम स्नेही रचना में 11 अर्दाली के बाद एक दोहा प्राप्त होता है। और मित्रों इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि आलम जीवहु जो पलक इहि चंचल संसार, दे आहार पाशहु मन ही प्रेम भक्ति आधारू। यह श्याम स्नेही से ली गई प्रसिद्ध पंक्ति है। अब मित्रों बात करें सुदामा चरित की, यानी आलम की जो प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित।
इसके विषय में 51 रेखता बंदों की अल्प काव्य कृति है, अवधी एवं ब्रज भाषा में रचित है। यानी सुदामा चरित ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचित है। अरबी व फारसी शब्दों से युक्त रचना है। यानी जो सुदामा चरित रचना है इसमें अरबी व फारसी शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। और मित्रों इसमें कृष्ण और निर्धन सुदामा के मिलन का वर्णन किया गया है तथा इसी रचना पर नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नामक काव्य की रचना की थी। याद रखिएगा कि आलम के द्वारा रचित जो सुदामा चरित रचना है इसी रचना के आधार पर नरोत्तम दास स्वामी ने सुदामा चरित नामक काव्य की रचना की। और मित्रों सुदामा चरित जो रचना है ये कविता सवैयों में रचित रचना है। अब बात करें इनकी अगली रचना की, और अगली रचना है आलम केली। मित्रों याद रखिएगा कि कवि आलम की सबसे प्रसिद्ध रचना आलम केली है। और मित्रों 1922 ईस्वी में लाला भगवान दीन ने आलम केली का प्रकाशन करवाया था। तो एक तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि आलम केली का प्रकाशन किसने व कब करवाया, तो 1922 ईस्वी में लाला भगवान दीन ने। और मित्रों आलम द्वारा रचित फुटकर कविताओं का संग्रह है। और जो आलम के लिए यह आलम द्वारा रचित फुटकर रचनाओं का संग्रह है तथा आलम द्वारा रचित सर्वाधिक चर्चित रचना है। अब मित्रों हम बात करेंगे आलम द्वारा रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सबसे पहले दाने की न पानी की मैं आवे शुद्ध खाने की। यानी ना दाने की न पानी की मैं आवे शुद्ध खाने की, जो गली महबूब की आराम खुश खाना है। यह प्रसिद्ध पंक्ति आलम की है। अगली पंक्ति की बात करें तो दिल को दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। यह पंक्ति भी कवि आलम की है। अगली पंक्ति की बात करें तो कैंधो मोर शोर तजी गएरी अनत भाजी, कैंधो उत दादुर न बोलत ए दई। यह पंक्ति भी कवि आलम की है। अगली जो प्रसिद्ध पंक्ति है और जिससे आलम का जो प्रेम है विवाह है और प्रेम को आधार बनाया गया, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट के विधि कुचन मध्य धरि दीन। तो मित्रों प्रथम जो पंक्ति है ये आलम के द्वारा रचित है और दूसरी पंक्ति को यानी इस श्लोक को पूरा करने का कार्य शेख ने किया, तो दूसरी पंक्ति शेख की है। अब मित्रों बात करें आज की अंतिम पंक्ति की, जो थल कीने बिहार अनेकन ता जल कांकर बैठी चुन्यो करे, और नैनने में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। यह प्रसिद्ध पंक्ति भी कवि आलम की है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं बोधा कवि की, यानी जो रीति मुक्त कवि बोधा है उनके जीवन परिचय को लेकर। धन्यवाद।